अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहियत 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर और आफियत के साथ होंगे। और सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं हैं। हमारे कोलीग भी हैं, ब्यूटिशियन जो है हमजा, आज उनका ऑपरेशन है, पथरी का ऑपरेशन है। बहुत अरसे से जो है हमजा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और लेकिन जो है ठीक नहीं हुए। बिल आखिर उनका ऑपरेट हो रहा है आज। तो सब हमारी टीम की तरफ से दुआ है हमजा खैर आफियत के साथ वापस आए और अपनी ड्यूटी संभालें। और मेरा तो कहते हैं ना भाइयों वाला उनके साथ है, तो मेरा बहुत सारी दुआएं हमजा भाई के लिए। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत डाले और आप जल्द सेहतयाब होकर वापस आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज मैं बात करने वाली हूँ, वैसे तो बच्चों के हवाले से हमने बात करनी है, लेकिन जो मेरे जहन में सुबह सुबह था, कुछ पक रहा होता है ना यार, मेरे जहन में जो पक रहा था वो ये था कि व्हाट्सएप पर डेली हम लोग को बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। हम लोग जो है स्टेटस भी लगा रहे होते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, सच्ची से बताओ, बहुत कम स्टेटस लगाती हूँ। रात को मैंने लगाया और एक अपनी मॉर्निंग की ही पिक रात को जाकर मैंने लगाई और उसके बाद मुझे लगा कि बस काफ़ी हो गया, चले जी अब इसको डिलीट कर दो। तो मैंने डिलीट कर दिया, बस काफ़ी, जितना देख लिया। तो फिर मुझे लगा कि बस काफ़ी है। अच्छा, लेकिन रूटीन वाइज लोग मॉर्निंग का लगाते हैं, गुड मॉर्निंग का स्टेटस है, अच्छी बात है, एकदम लगा दिया, सबको गुड मॉर्निंग हो गया, सलाम हो गया जनाब, अलग-अलग मैसेज नहीं भेजने पड़ते। और इसके साथ बहुत सारे लोग दुआएं भी शेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस्लामिक पोस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कभी कभी, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता क्योंकि साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि यार वाकई इसमें कुछ हकीकत है या नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्टेटस जो है व्हाट्सएप के या जो भी हम लगाते हैं, ये हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। मैं सही कह रही हूँ? क्योंकि जो हम महसूस करते हैं, फील कर रहे होते हैं, ये दिल में जो हमारे बात होती है और हमें कभी कैथारसिस हो गया, कभी डिप्रेशन हो गया, कभी टेंशन हो गई, कभी दूसरों से गिला भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, गिले हैं, शिकवे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई स्टेटस लगाते हैं या किसी का देखते हैं तो हमें लगता है यार ये हमारे दिल के करीब है, हमारे रिश्तेदार भी तो यही कुछ कर रहे हैं, हमारा फलां समवन स्पेशल भी हो सकता है, समवन लव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसने हमारे साथ ऐसी बेवफाई की है यार, ये वाकई ये है, सब्र हमें मिला, हमने कैसे इसको छोड़ा। यानी इस तरह के स्टेटस हमें अपील कर रहे होते हैं और फिर हम उठा के कहते हैं ना, किसी का उठाया, कॉपी किया और उठा देते हैं, अपने वॉल पे दिखाते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हैं। कभी हम मोहब्बत के गीत सुनते हैं और हमें लगता है यार, कभी हम झूम रहे होते हैं और हमें अपना कोई समवन याद भी आ रहा होता है और कभी कभी मोहब्बत भी हो जाती है। यार कोई टाइम नहीं है, किसी एज पे भी मोहब्बत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, किसी उम्र में भी हो सकती है आपको। तो जब हम अक्सर लोगों को देखते हैं वॉल पे लगी होते हैं इस तरह के गीत, मोहब्बत भरे, आशिकाना, और हम कहते हैं अब बस कोई चक्कर तो है अब इस बंदे का या बंदी का, कुछ तो है, समवन के लिए स्पेशल लगाया जाता है। क्योंकि हमारे जहन में यही आता है कि कोई भी बंदा जब स्टेटस लगाता है तो उसके इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह पोइट्री है, कभी गमगीन है हम लोग, कभी उदास हैं, तो वो जो स्टेटस है वो शो करते हैं आपकी अंदर की जो चीजें छुपी हुई है। कभी आप बताना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते, लेकिन स्टेटस सब शो कर रहा होता है, लोग बड़े अंदाजे लगा रहे होते हैं। तो इस पे हम बात करते हैं आज मरीना से। वैसे तो बच्चों की साइकोलॉजी पे बात करनी है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट हैं तो आज इस पे भी जानते हैं कि वाकई ये चीजें हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हैं। मरीना खान को वेलकम, खुश आमदीद। कैसी है मरीना? मैं ठीक ठाक, थैंक यू आयशा। आप हमारे साथ अरमिश हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रोज हो रही थी, हमने बिठाया उधर स्टूडियो में, तो मैंने कहा नहीं ले आओ यार। तो आज हम बच्चों पे जब शो कर रहे हैं, बच्चों की साइकोलॉजी में, तो एक बच्चा भी तो होना चाहिए। तो बच्चे जो है हमारे घर की प्यारे प्यारे रौनक होते हैं और कहते हैं माइंड को फ्रेश करते हैं ये बच्चे। सही आयशा, जो बच्चे की एक सही डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जब से वो चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड जो एक्चुअली स्टार्ट होता है वो इस एज से होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं, ये एक सेट है, यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, ये हर चीज को ऑब्जर्व करिए कीनली। तो ये क्या लगाया रमेश ने, इतना पारा क्या लगाया बताओ हुआ है? मैं ले लूं? ये तो मैं ये बच्चों से ये कहते हैं, बच्चे अक्सर कहते हैं नहीं, बहुत कम होते, कहते नहीं ले लें आप। हैं तो शेयरिंग करती है रमेश? नहीं करती। अभी मूड थोड़ा ऑफ है रमेश का, बात करते हैं। तो बात करते हैं, पहले मैं स्टेटस के हवाले से बात करूंगी जो मुझे लगा, और क्या आपका भी यही ख्याल है मरीना के लोग जो स्टेटस लगाते हैं इसमें उनके इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, जज्बात जो हैं कहीं छुपे हुए होते हैं, ये मुझे बताना है आपने। और हमारे साथ जैसे मैं गीतों की बात कर रही थी, सॉन्ग की बात कर रही थी, तो ये हमारे दिलों के तार को छेड़ते हैं कभी कभी। यानी ये जो सॉन्ग होते हैं हमारे दिल की आवाज़ बन जाते हैं और हमें लगता है कि हम वही चीज़ें फील कर रहे हैं। तो हमारे साथ सिंगर हैं सैयद अब्दुल राफे, इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप राफे? ठीक ठाक, मज़े में?
تو واقعی آپ گیت سے دلوں کے تار چھیڑتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، ہے نا، کوشش کرتے ہیں. واقعی ہوتا ہے لوگوں کے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کبھی کبھی کچھ پرانی یادیں واپس آ جاتی ہیں. کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے بیک پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جو گیت وغیرہ بھی ہیں اس میں، لیکن اس کے علاوہ شاعری، مصوری، ہاں یہ سب ہو گیا. کوئی بھی آرٹ ہے جو انسان کے دل کے زیادہ قریب ہے تو وہ انسان اپنے ایکسپریشن اس کے اندر ضرور شو کرنا چاہتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور سنگر اگر وہ کہتے ہیں نا کچھ ہوتے ہیں کہ بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ گا رہے تو وہ مزہ نہیں آ رہا تھا لوگوں کو یار. کچھ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں سے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسٹائل سے، تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ دل سے گا رہا ہے. تو یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو گیت گا رہے ہیں وہ دل سے گا رہے ہیں. اور بعض ٹائم تو لوگ جو آڈینس بیٹھے تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہر کوئی سمجھتا ہے یہ گیت ہمارے لیے. ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہی. اور پھر ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے وہ تو پھر اور بھی. ہاں پھر کووڈ کی وجہ سے ایونٹ تو ہو گئے بند، تو پھر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سلسلہ لے کے چل رہے ہو یا بس گھر میں رہ گئے؟ بالکل ایسے ہی. کانسرٹس وغیرہ بھی جو لاسٹ ہوئے تھے وہ 2020 میں کووڈ آیا تھا، اس کے پہلے ہی سب کچھ لائک آف ہو گیا تھا. اس کے بعد بالکل ہی کچھ نہیں ہوا. حالانکہ کچھ ایسے کے لیے کچھ کھلا تھا سسٹم، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب یہی ہے کہ آن لائن وغیرہ جیسے سیشنز ہو گئے مختلف سوسائٹیز میں کرا دیے. کیا ہے آپ نے کیا یا نہیں کیا آن لائن کچھ ہے یا نہیں؟ میں نے انسٹاگرام لائیو پہ آ کے کچھ سیشنز کر لیے اپنے فین فالوئنگ کے ساتھ. ہاں اس طرح ضرور کیے ہیں، بٹ ایسا جیسے کراؤڈی ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ تو نہیں ماحول جس کے آپ لوگ عادی ہیں. جی جی. یہ تو میرے خیال ہم عادی نہیں تھے نا آن لائن. ہاں جی. اور ہر کوئی آن لائن ہر ٹائم نہیں بیٹھا ہوتا یار. جب ہم دیکھ رہے ہوتے کوئی لائیو سیشن کر رہا ہے اور جب ہم اوپر تعداد لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کتنا بڑے لوگ ہیں. سوشل میڈیا پہ بڑھ رہے ہیں نا ہماری جو یوتھ ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ. ہاں یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ صرف یوتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بزرگ بھی تو اب آنا شروع ہو گئے. اب ایسا ایسا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹی وی کی جان انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے. ہاں اب جو ہے وہ بھی موبائل اور میڈیا وغیرہ. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی طرف آتے ملینا آپ سے جانتے ہیں. میں واقعی یہ چیزیں جو ہے ایکسپریس کرنے کا بہترین ذریعہ بھی مجھے کبھی کبھی لگتی ہیں. یہ جو ایپس ہیں یا فیس بک پہ ہم اس طرح کے لگا دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں یا واٹس ایپ پر لگاتے ہیں، تو یار کبھی کبھی کتھارسس نکالنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے. ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اگر نہ ہوتے یہ پلیٹ فارم، تو مجھے لگتا ہے کہ یار پھر ہم کہاں کہتے، پھر لڑائیاں ہوتی، آپس میں لڑ رہے ہوتے. لیکن اس کے سب سے پہلے نا اس کے نقصان کی بات کروں گی. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی لائف کو نا ہم لوگوں نے پرائیویسی ختم کر دی ہے، پبلک کر دی ہے. ہاں ہر چیز پبلک ہو گئی ہے. اگر ہم ڈپریسڈ ہیں تب سب کو پتا ہے کہ ہم ڈپریسڈ ہیں. پوچھتے کیا ہوا کیا ہو. اچھا یہ ہم چیز چاہ بھی تو رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کسی کو بتائیں، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری پرسنل لائف اب ہماری نہیں رہی ہے. ایوری ون نوز اباؤٹ آور ایکٹیویٹیز، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. تو ہماری لائف ابھی پرسنل نہیں رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جو ہمارے اسٹیٹس ہوتے ہیں نا وہ ہماری فیلنگس تو ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ ٹونٹ کے کام آتے ہیں جو ہم کسی کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں دیٹ ڈیو ٹو یو کہ میں ڈپریسڈ ہوں یا پھر کھری جب ہم سنانا چاہ رہے تھے. وہی تو بات میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. اب ہم نے کسی کو سنانا ہے تو ہم نہیں سنا سکتے، لڑائی پڑ جانی ہے یار. کیا فون کر کے کہیں تم نے میرے ساتھ یہ کیا یا تم نے میرا، تو کہیں ہمیں لگتا ہے جب رائٹ جو ہے مجھے نہیں مل رہا، یہ بندہ نہیں دے رہا. کبھی ہیڈ کو بھی سنا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو سنانے کا موقع مل جاتا ہے کہ میں سنا دیتی ہوں، جو کھری مجھے سنانی ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے اور ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جہاں ہم کتھارسس بھی تو نکال رہے ہیں یار. ہاں تو بات ٹھیک ہے، ہم سنا کے سمجھتے ہیں ہم بالکل لائٹ سے ہو گئے یار اچھا لگ رہا ہے، اب ہمیں اچھا لگ رہا ہے سنا کے. لیکن پتہ کیا ہر انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے سنایا گیا. ہاں یہ بھی تو فیکٹ ہے نا. اور پھر تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن میرے خیال سے عائشہ جو ہم لوگ پبلکلی اپنی باتوں کو ہم سب کے سامنے ڈسکلوز کریں، بیٹر ہے کہ ہم ڈائری کیوں نہ لکھنا اسٹارٹ کریں. جیسے پہلے ہوا کرتی تھی 90s میں، یہ لوگوں کی ہیبٹ ہوا کرتی تھی. ڈائری کبھی لکھی؟ ہاں بچپن میں ڈائری کا ایسا یہ کنسپٹ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس میں اپنی روز کی باتیں لکھ رہے ہیں. اس میں آتا ہے فرینڈس کے آٹوگراف، ٹیچرس کے آٹوگراف، فوٹوگراف، اس ٹائپ کی ڈائری ہوتی ہے. میرے ابا کی بڑی عادت تھی اور پھر اس میں لڑائی بھی ایک مرتبہ ہو گئی جب انہوں نے لکھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں. اماں کے ہاتھ لگ گئی ڈائری. اماں کے ہاتھ لگ گئی ہے یار ڈائری. اور میرا ابا ہر ایک بات لکھا کرتا تھا. آج میں وہاں گیا، آج میں نے اس حسینہ کو دیکھا، آج تو وہ تو میں گل پڑ گئی. وہ کہتے ہیں ڈائری لکھنا. ہاں لکھیں، لیکن اتنا بھی پرسنل چیزیں مت لکھیں، اتنا بھی مت بتائیں وہ چیزیں. کبھی کبھی کسی کے ہاتھ وہ ڈائری لگ جائے تو پھر آپ کی لائف جو ہے اجیرن ہو جائے. تو یہ لکھنے کی ہیبٹ بہت اچھی ہے. اس میں آپ لکھیں کہ کیا چیز جو ہے نیگیٹو آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے وہ لکھیں.
اور میں اس دن دیکھ رہی تھی, بہت اچھا ایک لائیو سیشن تھا سوشل میڈیا پہ مرینا, کہ آپ کے ذہن میں جو نیگیٹو پوائنٹ ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں اچھا ماحول, فلاں ماحول, یہ نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں ماحول میرے سازگار نہیں, جاب اچھی نہیں, یا میں اوپر نہیں جا سکتا, یا میں ترقی نہیں کر سکتا, یا میں یہ کام کلیئر نہیں کر سکتا. تو وہ ساری چیزیں نیگیٹو پوائنٹس میں ہیں, لکھ لیں اور پھر وہ کتنی موم بتی جلائیں اور ساری چیزیں جلا دیں. ایگزیکٹلی یہی میں کہنے لگی تھی, یہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ کا کیتھارسس بھی ہو جائے گا. یو ہیو ریٹن ڈاؤن آل آف یور فیلنگز جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو ویسٹ کر دیں تاکہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہ آئے. یہ بھی ایک اچھا وے ہے نا, اچھا وے ہے. پھر اس کے بعد پازیٹیو تھنکنگ, ساری چیزیں پازیٹیو سوچیں. اور مارننگ شو کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے یار, جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھی اچھی باتیں سوچیں. صبح جو ہے ایک دن جو ہے آپ لوگوں کا اچھا گزرے, زندگی میں چینج آئے. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا, کچھ بھی نہیں لیا, ہم نے کچھ بھی نہیں دیا آپ کو, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یار. اب ہم بات کرتے ہیں جو آج بات ہونے والی تھی, اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ چائلڈ سائیکالوجی پہ بات کرتے ہیں. اس کی سائیکالوجی سمجھنا تمہارا کام ہے, مجھے لگتا ہے بڑا اوکھا کام ہے اس کو سمجھنا. ایگزیکٹلی, اس کو میں کہ پورے گھر میں جتنے بھی ممبرز اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نا یہ میرے لیے کہیں نہ کہیں ایک آبجیکٹ کا بھی کام ہے. 2 سال ارمش 2 سال اور میرے خیال سے 4 ماہ کی ہے, 3-4 ماہ کی ایسی ہے. اب تک کمپلیٹ 2.5 سال کی نہیں ہوئی. اس کو اماں سمجھ سکتی ہے, اس کو ہے نا, اس کی اماں ہی سمجھ سکتی ہے. لیکن کچھ اس کے ایسے بہیویئرز ہوتے ہیں کہ جو وہ بھی سمجھنے سے قاصر ہے, کیا چاہتی نہیں سمجھ سکتی. اچھا, ماں اکثر جب بہت تنگ ہوتی ہے تو پھر دوسروں سے پوچھ لیتی ہے, اپنی بہنوں سے, جیسے کہ ان کی سسٹر کی یہ بیٹی ہے, تو پوچھو مرینا یہ کیا چاہتی ہے, کیا چاہیے اس کو, سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو ہوتا ہے ایسے. ایگزیکٹلی, اور ایسے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے نا آپ کو بہت اپنا دماغ اتنا لٹرلی کھپانا پڑتا ہے. ان کو سمجھنا پڑتا ہے, ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. آپ اپنی نارمل جیسے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ہماری کمیونیکیشن لینگویج اور ہے, ہم اس سے ایسے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو الگ طرح سے سمجھ آتا ہے. ٹھیک, تو ارمیش کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے. جب میں ارمیش کہتی ہوں تو میری طرف موو کر کے دیکھتی ہیں. ارمیش ناشتہ کیا؟ ارمیش کچھ کھایا, بریک فاسٹ کھایا؟ کیا کھایا ارمیش نے؟ فنگر کھا رہی ہے, ابھی تو فنگر کھا رہی ہے. کیا گھر میں ہم اس کو نا پیار سے بوبو بولتے ہیں. بوبو تو یہ بھو تو نہیں ہے, مجھے تو بھو لگتا ہے. یہ روئی نا تو مجھے لگا یہ بھو بن گئی ہے. شی از ویری کوآپریٹو ماشاء اللہ. یہ بالکل نہیں روئے گی, بالکل تنگ نہیں کرے گی. ایکچولی پتا ہے کہ جب اسٹرینجرس میں ہو نا تو اس کی جب چیکس کھینچو اس طرح سے پیار کرو تو وہ پھر تھوڑا سا ڈر جائے گی, گھبرا جائے گی. چھوٹے بچے تو رونا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی حال ارمیش کا تھا. لیکن میں اس پہ تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے کرتی ہوں کہ میں جیسے کہ کوئی اس کو اگر یہ ضد کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, میری سسٹر اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتی ہے, لیکن میں نہیں دیتی. میں اس سے وہ چیز کھینچ لیتی ہوں. میں کہتی ہوں کتنا روئے گی, مطلب 5 منٹ تک دیکھتی ہوں میں. اور مجھے پتا ہے 5 منٹ سے بچے میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی اسی ایج پہ اگر اسی ایج میں ہم اس کو سکھا دیں گے کہ بیٹا آپ پہلے رو کے ہمیں دکھاؤ, آپ کو یہ چیز ملنی ہے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو رونے کا اس کا بھی ہے نا ٹائم پیریڈ ٹوٹل 5 منٹ کا میں نے آبزرو کیا ہے. تو اس کو بڑھنے دیتی نا, عادت نہیں پڑ جائے گی کہ رونا ہے. اور ایسے بچے بہت سارے ہوتے ہیں جو جہاں جاتے ہیں شاپنگ مال میں پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں, تو ان کو پتا ہے یہ چیز ایسے ملنی نہیں ہے آسانی سے, بس رونا ہے, وہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے. اکثر تو بیٹھ جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, بیٹھ کے لیٹ جاتے ہیں, اور پیرنٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں, یار اٹھ جاؤ, کتنا اوکھا ہوتا ہے. ہاں, اس کا بھی ارمیش کی بھی یہی ہیبٹ ہے. تو اس کا بھی فی الحال جو روتی ہے, ضد کرتی ہے, اس کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ 5 منٹ ہے, ہارڈلی 5 منٹ. تو اگر میں اس کی اپنی سسٹر کو یہی کہتی ہوں کہ اگر اس کی ہر وش ایسی پوری کرو گی تو یہ اس کی 5 منٹ to 10 منٹ دین 20 منٹ بڑھتا جائے گا, اور پھر اتنا آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی. ہاں بالکل. تو ادھر آج ارمیش, آج پنکی میری طرح وہ جو ہے فراک پہنا ہوا ہے ارمیش نے. اچھا, تو بات کرتے ہیں عبدالرافع سے جانتے ہیں. عبدالرافع کیا سنا رہے ہو آپ؟ مارننگ کا ماحول ہے, تھوڑا چل کرتے ہیں پروگرام کو. ویسے تو چل ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ, اور لائٹ سے جا رہا ہے, تو کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو بلال سعید کا باری سانگ اور ایک عاطف اسلم کا سانگ مکس کرتے ہیں. چلیں, یہ تیرا ہوا بہت خوب. اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں وقفے پر جانے بھائی, تو ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ پیاری پیاری گڑیا ہے. او واپس آ کے وہ دیکھیں, ہاں تو یہ اس کی مما کے ساتھ میں ریزیمبلنس دے رہی ہوں. کیا کہہ رہی ہے تو واپس آپ جانتی ہیں. ہاں مما کہاں ہے؟ ہاسپٹل گئی ہیں مما. کدھر ہے مما؟ ابھی یہ بول رہی تھی. ہاں جب میں سمجھی نا یہ بولتی نہیں ہے, میں نے کہا اس کی تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے موو کیا اس نے, اور جناب بتایا کہ یہ جو ہے
कौन सी मम्मा कह रही थी? ये हर फीमेल को देख के ना अपनी मामा ही समझती है, मामा ही कहती है। अच्छा, आज हम अलोहा टेक्निक, ये कुछ नया नाम है, मैंने पहली मरतबा सुना है, आप बेहतर जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्या है और इससे जो है, क्योंकि बच्चों की ज़हनी सलाहियत में कहते हैं इजाफा किया जा सकता है, तो किस तरह इजाफा किया जा सकता है? वो बादाम शदाम खाए बगैर भी गुजारा हो सकता है अगर इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर देते हैं। जी, बेसिकली इसको कहते हैं अरिथमेटिकल ब्रेन एनहेंसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपको शॉर्ट पहले, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक साइंटिफिकली एक टर्म है, तो मैं आसान तरह से बताना चाहूंगी। जैसे कि पहले हम लोग ना शतरंज खेला करते थे, ठीक, पहले वाले एक दौर में, जिसमें अपने दिमाग को हम तेज करते थे। ठीक है, इसी तरह से ये एक ऐसी एक्सरसाइज है दिमाग की, जो स्पेशली बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि उनके जो एकेडमेटिक रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हों, बच्चे तेज हों, उनके अंदर एबिलिटीज क्या क्या होती है, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से ये होता है कि टीचर अगर उनको कुछ बता रही है क्लास में, तो उनको आम बच्चों की निस्बत बेहतर समझ आएगा, वो बेहतर उसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो है उनकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज होती है, रीडिंग स्पीड अच्छी होती है उनकी, फास्टली पढ़ सकते हैं। अच्छा, बेसिकली अब टेक्निक की बात करूंगी, बहुत पहले अगर हम आज से 2000 साल पहले जाएं, तो चाइनीज ने, बल्कि ग्रीक ने एक चीज इन्वेंट की थी, जिस टूल का नाम था एबिकस या अबैकस कहते हैं उसको, अबैकस, यस, अबैकस। अबैकस एक टूल था जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। ये गेम थी अबैकस? गेम नहीं थी, ये एक्चुअली कैलकुलेटर था। सबसे पहला जो कैलकुलेटर है ना, मे बी आपको याद आ गया, हमने इसको मैथ्स की बुक में पढ़ा था। हाँ, ये फर्स्ट एवर हमारे जमाने की चीज, हाँ, कैलकुलेटर है। 2000 साल पुरानी बात करी, ऑब्वियसली मैं से इतना पुराना कोई नहीं है। तो ये कैलकुलेटर के तौर पे यूज होता था। उसमें सिर्फ बीट्स होती थी जिनको आप ऊपर नीचे करके अपनी कैलकुलेशन किया करते थे। उसी के बेस पे अलोहा ने एक ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जिसमें आपको एक्सरसाइज करवाता है। फिलहाल मेरे पास, पहले हम आज से 5 साल पहले ये चीज मुल्तान में करवाते थे। ठीक है, मैं भी उसमें इंक्लूड थी। मैं पहले एज अ ट्रेनिंग गई थी, फिर एज अ ट्रेनर बनी, लेकिन अब वो सिस्टम यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो बच्चों को वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक एक्टिविटी थी बच्चों की, तो ऑब्वियसली उसका बाकायदा एक स्कूल था, उसकी बाकायदा फीस थी, तो इतने सारे पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, जिस वजह से हमें वो सेटअप क्लोज करना पड़ा। ये चीज क्या थी, क्या सीखा? अच्छा, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो मैं आपको एक डेमो दे सकती हूँ। सेल फोन में कैलकुलेटर है, वही यूज कर लो, और क्या दिखा? अच्छा, कैलकुलेटर मैं नहीं यूज करूंगी एक्चुअली। इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग कैलकुलेटर से ज्यादा हम लोग फास्ट जो है ना, हम लोग आंसर्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिकल में आपको मतलब पता होगा, लाइक इसमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन होता है, लाइक आप ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, ये कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने। चलिए, अब इसमें आपको फिगर्स देती हूँ, आप इसे कैलकुलेट करें। अब इतने देना यार, जो कितनी मैथ में वो नहीं थी, मैं अच्छी नहीं थी। नहीं, मैं सिर्फ डेमो देने लगी हूँ। अच्छा, 2, 5, 1, 1, -6, -1, +2, +5, आंसर इज 9। ओके, आई डन इट बिफोर यू। अच्छा, मैंने नहीं किया अभी तक। आंसर इज 9। फास्ट नहीं थी वैसे। अच्छा, ये तो इससे कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा एक थ्रो जो देते हैं ना, हम थ्रो देते हैं बच्चों को, इससे ज्यादा। अपने 2, 5, 1, -6, -5, -2, आंसर इज 3। ये जो हम कह रहे होते हैं, वो हम करते किस तरह से है। बेसिकली मैंने, अगर आपने क्लोज कैमरा किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने अपने फिंगर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसकी फिगर बता देती हूँ। लाइक ये 1 होता है नॉर्मली, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। नॉर्मली हमारे ये 5 होता है, लेकिन अलोहा में ये 5 है। इसके साथ 1 फिंगर ओपन कर दो कि दिस पे कमा 6, देन 7, 8 एंड 9, दिस इज 9। ठीक है। तो इसमें सिंपली जब मैंने आपको बोला प्लस, तो इसके 5 के साथ 1 प्लस कर दिया तो 6 हो गया, 2 प्लस कर दिया तो दिस इज 7। ठीक है। तो यूनिट 9 तक तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और इसके बाद की जो कैलकुलेशन होती है उसके प्रैक्टिस से होगा ना यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस, आपको तो प्रैक्टिस है, आप बता रही हैं, मुझे तो टाइम लगेगा यार, कुछ ना कुछ करते। तो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया कि अगर हम इस तरह से बच्चों को एक थ्रो बैक देंगे, ये होगा कि बच्चों की कैलकुलेशन की जो है, हमारी पुरानी लिसनिंग स्किल, हमारी अपनी अम्मा जो है, मेरे घर में हमारे दादा जो है वो अम्मा को सारे हिसाब किताब करने कहते थे, तो अम्मा जबानी जमा तफरीक करके बता रही होती, तो हम हैरान हो रहे थे, अम्मा इन्हें हिसाब कैसे कर लेती है, जबानी बता रही होती, इतने हो गए, अब इतना निकाल। अच्छा, वो इसमें ये भी होता है ना कि हर महीने सेम राशन आना होता है, सेम प्राइस होती थी तब। मेरे दादा जो है बुटीक रन कर रहे थे, और उसका सिस्टम सारा जो है बहुएं देख रहे थे। हो जाती ना, आप रोज आपने एक ही चीज के साथ डील करना है। तो बेसिकली एक्सरसाइज इतनी अच्छी है, ये कहते हैं ना कि जैसे जॉगिंग करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले आप खुद को वार्म अप करते हो, तो बच्चों को मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी एक पर्सनल मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, कि बच्चों को स्टडी करवाने से पहले, ट्यूशन भेजने से
पहले आप बच्चों को वार्म अप करवाएं, आप बच्चों को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो मिनिमम होना चाहिए, फिर भी कम है तो आधा घंटा प्रैक्टिस ये एक्सरसाइज करानी, ये एक्सरसाइज करानी, ये टेक्निक बहुत इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये डेली बेसिस पे ना आपके ब्रेन को डेवलप करती है। लाइक मैं आपको बताती हूँ कि पूरी दुनिया में ये सर्च हो चुकी है, पता लग चुका है कि इंसान का जो दिमाग है ना वो 2% से 3% इंसान इस्तेमाल करता है। ठीक है, बाकी 97% जो है ना वो आप इसको यूटिलाइज नहीं करते, पड़ा रहता है, वो पड़ा रहता है। ऑब्वियसली जो आइंस्टाइन था मेरे ख्याल से उसने कोई 5 या 6% तो यूज किया होगा, तभी वो आइंस्टाइन कहलाता है। कर लो दिमाग इस्तेमाल, 100% है तो कुछ 1-2 ही कर लो। तो कुछ तो ऐसे भी होता है जिनका IQ 0.5 होता है। लेकिन हम जिन बातों में कर रहे हैं वो फजूल भी कहीं लगती है माजिद के साथ, कहीं हम सुनाने में खरी सुनाने में, ये वेस्ट है, ये टाइम का ज़िया है। एक जमाने में मुझे भी एहसास हुआ कि यार क्या किन चीज़ों पे टाइम ज़ाया कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, तो कोई प्रोडक्टिव काम करो ना यार। तो प्रोडक्टिव काम में ये कि कैपेसिटी ऑफ वर्क आपकी बढ़ेगी, तो ये जरूरी है। एग्जैक्टली। तो उसमें ये हो कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे जो ब्रेन में जो बाकी 97% पोटेंशियल होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, और ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम आयशा अपने पूरे ब्रेन को एट वंस यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे अब्दुल राफे कर रहे हैं ब्रेन को इस्तेमाल। हाँ, सिंगिंग में भी यही है, प्रैक्टिस है, क्योंकि उसको कॉर्ड प्ले करना है। ये जो सबसे मुश्किल काम है गिटार बजाना है। गिटार बजाने से दिखाओ जरा गिटार बजा के और बताओ मुझे कुछ। आज मैं सीखती भी हूँ, मैंने कहा था आज मैं सीखूंगी, तो बताओ जरा मुझे, सिखाओ, टीचर बनो मुझे कि किस तरह इस्तेमाल करें, स्टार्ट कैसे लेते हैं यार, स्टार्ट बताओ। एक न्यू स्टार्ट जो है वो ये गिटार की बॉडी है, हाँ, ये नेक है, एंड दीज आर द ट्यूनिंग कीज। ठीक है, ठीक है, और ये 6 वायर्स है। ठीक है, हर वायर का अपना एक साउंड है। ठीक है, ठीक है, और ये फ्रेट बोर्ड्स हैं, यहाँ से इसकी साउंड प्रोडक्शन होती है। ठीक है, साउंड प्रोडक्शन तो जैसे होती है, बट कॉर्ड जो चेंज होगा ये काम, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, औखा काम तो मुश्किल है ये यार। एग्जैक्टली आर्ट है एक, तो सीखना पड़ता है। ठीक है, सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स मुश्किल हैं। इवन पियानो, पियानो में फिंगर्स कट जाती हैं, मैंने भी प्रैक्टिस की थी ना कुछ टाइम के लिए, तो ये फिंगर्स वगैरह इस पे बल्कि इस पे ज्यादा होता है, बिकॉज क्योंकि ये आयरन की है, द स्ट्रिंग्स आर ऑफ स्टील आयरन बेस्ड। तो पहले क्या सीखा, पहले गाना सीखा या पहले इस पे ट्राई किया, क्या किया यार पहले स्टार्ट अगर हम लेते एक्चुअली थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह ही गाते थे स्टार्ट में, तो जैसे 9, 10 या 7, 6, 5 थोड़ा। उसके बाद जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ आई, थोड़ा सा जरा इंडिपेंडेंस हो गए, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंसी वाली स्टेट आ गई, उसके बाद गिटार लेने का सोचा, फिर सीखा। ठीक है, कुछ सुना दो गिटार पे, कुछ सुना दो। जबरदस्त। अच्छा, तो यानी प्रैक्टिस में रिहर्सल में कितना टाइम लगता है या देते हो अब एक्चुअली, या हमेशा से एक ही टाइम है? अक्सर लोग कहते हैं मॉर्निंग के टाइम देते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले दे दिया, उस वक्त जो है ठीक होता है गला, उस वक्त काम होता है, फिर उसके बाद नहीं होता, क्या होता है टाइम कुछ? चलिए, तो हर किसी की अपनी परसेप्शन है, इसमें कोई ऐसा फास्ट एंड रूल नहीं है कि आप इस तरह से करें। व्हेनेवर यू फील गुड, व्हेनेवर यू फील लाइक यू हैव टू प्ले म्यूजिक एंड यू हैव टू सिंग, आप गाते हैं। ठीक है, तो हमेशा सोलो ही गाया या कुछ ग्रुप का भी सोचा, कोई बैंड शैंड बना लूं? एक्चुअली वो बैंड वगैरह का काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आपको लेट नाइट्स साथ रहना उनके और परफॉर्मेंसेस करने जाना, तो वो हमारा तो थोड़ा इवेंट में तो ऐसे ही चलता है यार, ज्यादातर बैंड ही मुल्तान में बहुत सारे लोग आए। एक्चुअली मेरी जो स्टडी फील्ड है वो भी ऐसी है कि वो डिमांड करती है। आई एम डूइंग DVM, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ओह गुड, जबरदस्त। वो मैं तो इसको तो साइड पे एज अ यानी शौकिया लेके चल रहा हूँ, प्रोफेशन के तौर पर सोचा नहीं, सोचा या नहीं सोचा? सोचा नहीं, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। सोचा इसलिए नहीं क्योंकि हालात, क्योंकि सैचुरेशन इतनी ज्यादा है कि आप अगर एक स्ट्रीट में ही देखेंगी, अगर आप कलेक्ट करेंगी तो आपको कोई 10 से 12 सिंगर्स मिल जाएंगे, जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यार आप कम हो या आप यार सिंगर निकल आते हैं, लेकिन बट ये है कि उनको उस ट्रैक पे आना, लेके चलना, वो एक जर्नी है। गिटार सीखना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना, फिर अपने आप को पॉलिश करना, रिकॉर्ड करवाना। बिल्कुल। तो इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब। फिर यार रमजान शरीफ के बाद अब गला मेरा बहुत ही ख़राब हो गया, और मैं सोच रही थी हैदर कुछ इस बारे में सोचो, किसी डॉक्टर को बुला लो, कसम से फिजिशियन को बुला लो, मेरा गला बहुत ख़राब है, और कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि पता नहीं आगे बोल पाऊंगी या नहीं, मुझे लग रहा है। तो ऐसा होता है, हुआ तुम्हारे साथ? आजकल मौसम चल रहा है यार, है ना?
की वजह से डेफिनेटली नहीं, लेकिन मे भी हो सकता है कि ठंडे पानी जब हमने एंड में पिए, ठंडी और आपने फ्राइड चीजें भी खाई होंगी, ऑब्वियसली शायद उसकी वजह से कुछ हो, लेकिन आज का मौसम भी ऐसा है। वजन मैंने लूज किया, ये मैं इससे बड़ी खुश हूँ, लेकिन मैं दिख भी रहा है। तो मैंने सही फायदा उठाया फास्टिंग का, जिसको कहते हैं कि भाई आपने इबादत भी कर ली है, जितना अल्लाह ने टाइम दिया या जितना मिला वो तो अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए हम सब की इबादत। लेकिन जो है फास्टिंग का जो था, रोजे का जो मकसद था, वो थोड़ा सा अपना वेट भी हमने कम करना था, एक हमने सोचा हुआ था। तो मैंने 2 किलो कम किया, ये नहीं माशाल्लाह है ना, लग रहा है स्मार्ट हो गई और स्मार्ट हो गई। तो लोग मुझे पूछते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट है, क्या है फिट, तो मैंने कहा खुद भी हो जाता है यार, मैं क्या करूँ, जितना कम खाओगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, तो मेरी भी कम खाती है, मेरी भी शुरू से है, लेकिन अब मुझे तो लग रहा है शायद थोड़ा सा वेट गेन होना स्टार्ट हो ही गया है ना। तो ये कम है जो है, इसको संभालना, इसकी मम्मा बेसिकली मैं तो लाहौर होती हूँ, तो लेकिन ये है कि मेरा मंथली बहुत ज्यादा चक्कर लगता है, मंथ में कोई 2 से 3 दफा तो मैं जरूर आती हूँ। हाँ, खेलने नहीं। अच्छा, इसके बारे में हम इतने बच्चों की बात कर रहे थे, तो ये 2.5 साल की है, तकरीबन 2.5 साल की भी हुई नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को, अगर आप कुछ उसको सिखाना चाहते हो, कोई तरबियत देना चाहते हो, तो इसी ये परफेक्ट एज है, इसी में स्टार्ट करो। आपको पता है जो अलोहा मैंने आपको भी डेमोस्ट्रेट करके दी है, तो ये मैं इसको भी प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, जैसे 1 2 खाली, ऑब्वियसली ये कैलकुलेट तो नहीं कर सकती, ये बहुत छोटी है चीज के लिए, लेकिन इसको 1 2 तो ये चीजें मैं इसको फिंगर पे सिखाती हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि बच्चों के तालीमी जो नताइज हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली एकेडमेटिक बच्चों के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत इंप्रूव्ड होते हैं। ऑब्वियसली उनकी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। वो जो है बेहतरीन तरह से टीचर की बात को पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है उनकी वो भी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से होता है। जैसे आप बार बार उनको प्रैक्टिस करवाओगे तो ये चीज तो ऑब्वियसली उनकी बेहतर होगी। ठीक है, तो पेरेंट्स की प्रैक्टिस भी जरूरी है। बात तो ये है ना कि पेरेंट्स को भी तो नहीं पता ना यार कि कराना है क्या कराना है, तो ले लो जान, ले लो। तो बताओ, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा फोबिया है ना, अगर ये फट जाता है। नहीं फट जाए तो और है बैलून हमारे पास। नहीं, मुझे सडन एकदम से कोई वॉइस होती है ना, ये ले लो अपने, तो ये छोड़ दो हमारे ये छोटे छोटे ना। अच्छा आयशा, बेसिकली ये होता है कि हम लोग जो है ना पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली उनके पास इतना टाइम नहीं कि पहले आके वो खुद ट्रेनिंग लें, उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग करवाएं। तो वो बेसिकली वो हमने एक स्कूल खोला हुआ था इसके लिए, स्पेसिफिकली खोला था। अब बंद हो गया, और क्या हुआ? क्योंकि बंद हो गया, क्योंकि वही आपको वजह बताइए, नहीं कोविड रीजन नहीं, आज से 5 साल पहले बंद हो गया, क्योंकि उसकी थोड़ी सी फीस थी। हमें ट्रेनर्स को कराची, हमारा हेड ऑफिस था, वहाँ भेजना पड़ता था उनको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग हर जगह अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल। तो ना ये किसी कोर्स वर्क में है, किसी स्कूल में है, तो बेसिकली उनको हमें भेजना पड़ता था कराची, वहाँ से वो ट्रेन होके आते थे, फिर बाकायदा उनको हमें सैलरीज देनी पड़ती थी। तो बहुत एक्सपेंसिव था, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतने बच्चे नहीं थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं थे। ये बताने की जरूरत है कि ये लोगों को शायद नहीं आगाही। तो आप बता रही हैं कि मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, अलोहा जो है एक टेक्निक है, इससे बच्चों की जहनी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, और इससे जो है अच्छे जो है अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो अच्छे रिजल्ट, तालीमी नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को ये टेक्निक सिखाई जाए। एग्जैक्टली, मैं वही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि वो तो एक अलग बात है ना कि आप इसके बाकी यूनिट 3 यूनिट 5 तक आप आएंगे, लेकिन आप यूनिट 1 तक तो आपको हम लोग फ्री डेमोस्ट्रेशन देते हैं। लाइक अगर कोई इस वीडियो को भी पॉज करके देखे तो जो मैंने बताई है कैलकुलेशन वो इजिली कर सकते हैं। कोई चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल तो आजकल है जो सब देख रहे हैं आजकल घरों में हर कोई, तो वो इजी नहीं हो जाता कि बंदा कोई इस तरह का सोचा नहीं, तुमने प्लानिंग नहीं की दूसरों को एजुकेट करने की? आयशा, मेरे पास टाइम ही नहीं है होता, क्योंकि आपको पता है एक साइकोलॉजी को मैं अलग प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये चीज तो साइकोलॉजी से रेलिवेंट तो है लेकिन टोटली डिफरेंट है। इसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। फिर मुझे अपने साथ कोई टीममेट्स चाहिए, अगर कोई टीममेट्स होगा जो अपना फॉलो अप करेगा चैनल्स को, अपलोड करेगा वीडियोस, फिर उसको आगे प्रमोट करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो सोशल मीडिया रन करते हैं। तो इतना ईजी नहीं है ये। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर इसके यूनिट 9 जो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हैं, अगर आप सर्च करें ना अलोहा, व्हाट इज अलोहा, उसका फर्स्ट सिलेबस क्या है, तो वो आपको मिल जाएंगे उसके कोर्स आउटलाइन। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करके बच्चों को ये तो एटलीस्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मरीना का और हमारी अरमिश का। अब हम तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, दिखाएं क्या कर रही है। हमारे पौधे शौधे जो छोटे छोटे हमने प्यारे प्यारे रखे हैं तो वो हैं तो आर्टिफिशियल, बस उनका बेड़ा गर्क होने वाला, ये गया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अब्दुल राफी, आपको भी शुक्रिया। सुना दें लास्ट में हमें कोई प्यारा सा गीत। अभी डांस करेंगे। लास्ट सॉन्ग जो है ये हमारी जो इनके मॉर्निंग शोज हमारे जो होते हैं वो हमारी यूथ से ज्यादा हमारे जो बड़े हैं वो देख रहे होते हैं ज्यादा, तो ये उनके लिए डेडिकेटेड। चलो
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और बात करते हैं अब हम फन पहलवानी की। और स्पेशल जनूबी पंजाब की जब हम बात करते हैं तो एक ज़माना हुआ करता था, अब कोविड से पहले का ज़माना था या उससे पहले का था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो है हमारे साथ यकीनन पहलवान साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि वाकई ये अब ज़माना गुजर गया है या हमने इस स्पोर्ट को, इस गेम को पीछे छोड़ दिया है। दंगल हुआ करते थे यार, और इसके लिए कभी मेले ठेले चूज किए जाते थे, जगह की बात करते हैं, कभी कभी स्पोर्ट ग्राउंड में हो रहे होते थे, कभी जो है यहाँ मुल्तान में बहुत सारी जगह हैं जहाँ इनका इस तरह का कुछ सिलसिला जारी सारे हुआ करता था। अब तो ये बंद हो गया ये सिलसिला, तो हमारे पहलवान साहबान जो है क्या कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब रुस्तम पाको हिंद है हमारे साथ, हामिद खान साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन मुल्तान के, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद, मोहम्मद वासिफ खान, कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में हैं। और माशाल्लाह देख रहे हैं आप कि जब मतलब दंगल कर रहे थे या रेसलिंग हो रही थी तो उस वक्त माशाल्लाह अपनी जो फिटनेस का ख्याल रखा हुआ था, अपनी डाइट का, तो अभी वैसे चल रही है हामिद खान साहब या बस छोड़ दी, अब रूटीन आ गई? नहीं, पहले जरा जवानी भरपूर थी। अच्छा, यू हाँ, तो मुकाबले भी इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी मुसलसल तवातर से हो रहे थे। ठीक, तो उसके लिए इंसान को फिट रहना तो लाजमी है कि आपने अगले महीने या 15 दिन के बाद लड़ना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं भी फिट था और मेरे जो हल्का बाप, जो शागिर, जो बड़े सीनियर जूनियर, वो भी फिट थे क्योंकि उन्होंने भी लड़ना है। तो ऐसे हालात पैदा हो गए पिछले कई सालों से, और ख़ास तौर पर ये जब से ये वबा आई है तो इसमें आके बिल्कुल ही काम जो 100% हो रहा था वो 25% पे आ गया। मुकाबले बिल्कुल ख़त्म। बिल्कुल। और आपको पता है जब मुकाबला हो तो बज़ाहिर तो ये हमारा खेल जो है बिल्कुल सस्ता ही नज़र आता है, मगर इसके पीछे खुराक जो एक अहम ये जहन में है, आता है जब पहलवान बनना कोई आसान काम नहीं है। ये जो बॉडी को बनाना है, इसको शेप में लाना है, तो इसके लिए डाइट जो है, और उस पे कितने कितने अंडे यार, बहुत सारा मरतबा इंटरव्यू किया जो मुझे बताते हैं आयशा 12 अंडे एक टाइम खाए फलान, तो मैं कहती हूँ अब तो इतने महंगे, अब तो अफोर्ड करना भी मुश्किल होगा। बस वो जब मुकाबले हो रहे हों तो पैसा जब आ रहा हो तो बंदा डाइट भी ले सकता है। बिल्कुल। तो अब महंगाई इतनी माशाल्लाह ऊपर चली गई है कि वो जो खुराक का बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी खुराक कैसे अफोर्ड करूं। तो फिर वो घर भी चलाना है और पहलवानी को भी चलाना है, तो ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो तब कहीं जाके कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं, मगर जो सलूक पिछले सालों से गवर्नमेंट का या हमारे साथ खास तौर पर फन पहलवानी के साथ है, तो मैं नहीं समझता कि चंद साल बाद कुछ पहलवानी का नाम लेने वाला भी होगा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पर, पंजाब लेवल पर, तो ये दम तोड़ता जो खेल है हमारा फिर से एक दफा आबाद हो सकता है। ठीक है, मोहम्मद वासिफ साहब, नए लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अब वो इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, दिलचस्पी है या नहीं है रेसलिंग की, जब हम बात करते हैं तो क्या इसमें लोग लेते हैं इंटरेस्ट कि हमने पहलवान बनना है? पहले तो एक ट्रेंड था ना हमारे इलाके का कि कहीं ना कहीं से पहलवान आते और या बनते और फिर अखाड़ा और फिर ये गेम होता था, और हमारी रवायती गेमों में से एक ये भी एक गेम है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? अब भी बच्चे जो है ना शौक रखते हैं, और इससे ये कोरोना की वजह से ना इसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि हमारे कॉलेजेस के जो मुकाबले हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले हैं, उससे शौक पैदा होता था, वो पिछले कोई 2 साल से रुके हुए हैं। और ये जो जनूबी पंजाब हमारा खित्ता है ये बड़ा जरखेज है पहलवानी के हवाले से। यहाँ अल्लाह ताला ने कोई इस मट्टी में ऐसी वो रखी है नमी कि क्या यहाँ से पहलवान खुद ब खुद इस जनूबी पंजाब से पैदा होता है, और यहाँ के पहलवानों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है और मुल्क का नाम रोशन किया है, और यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल पहलवान पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जनूबी पंजाब से।
तो यहाँ तो पहलवान ही पैदा होता है इस मट्टी से। ठीक है, तो रेसलिंग एसोसिएशन जो है मुल्तान की, वो क्या कर रही है, क्या स्पोर्ट को इसको किस तरह प्रमोट कर रहे हैं रेसलिंग को, ये बताएं। लेकिन जी रेसलिंग हम अपनी मदद आपके तहत तो काम कर रहे हैं। ठीक है। ये सरपरस्ती के बगैर, जब तक हुकूमती सरपरस्ती ना हो तो उस वक्त तक हम एसोसिएशन क्या कर सकती हैं। अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हमारी सरपरस्त है जो, ठीक है, उसे हमारी सरपरस्ती करनी चाहिए। मैं आज इस प्रोग्राम की वसादत से आपसे ये जो है ना स्पोर्ट्स अपनी हुकूमत से सवाल निशान लगाकर पूछता हूं कि हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पिछले 3 सालों में क्या किया है, कि कौन सा कैंप लगाया है, और इसके लिए हमें इनके, मैं कहता हूं अगर ऑडिट करा लिया जाए ना, मैं सिर्फ रेसलिंग की नहीं सारी गेम्स की बात करता हूं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, ये जो इदारा बना है ये हमारी बढ़ोतरी के लिए बना है, ना कि हमारे लिए रुकावट्स पैदा करने के लिए। अच्छा, तो ये सारे जेल में होंगे अगर ऑडिट करा लिया जाए, आप एंटी करप्शन से करा लें इनका। अच्छा, इसी तरह तो हमारा कुछ गेम्स को सपोर्ट किया जाता है, हर गेम पर फोकस नहीं है स्पोर्ट्स किसी पे भी नहीं है इनका मैं आज एक मिसाल देता हूं कि पिछले 3 साल में इन्होंने रेसलिंग को क्या दिया है और हमने दिया है इनको। मैं बताता हूं कि हमारा पंजाब में ये जो दंगल घर है वलैस मुल्तान में अपना वलैसन कॉलेज के साथ, ये एक कब्जा माफिया के पास था, हमने उसे ना अपना हाई कोर्ट से वागुजार कराया, हम मुदाई बने। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम करके हुकूमती लोगों को बुलाकर उनसे फंड लेकर एक बहुत बड़ा हमने स्टेडियम बनाया जो पूरे पंजाब में इसके साथ का स्टेडियम नहीं है। अब उसकी दुकानें हैं, उस दुकानों का जो किराया है वो हमें ना दिया जाए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो जो है वो किराया पहलवानी पे ही लगा दे, चलो उसका आधा लगा दे, उसका चौथाई लगा दे, मगर उन दुकानों की आज तक ओपन ऑक्शन तक नहीं की गई इन्होंने की। अंदर खानी जो है मामला चल रहे हैं, बल्कि अब तो उनकी सीढ़ियां जो है हमारी दुकानें जो थी उनको अंदर से दुकानदारों ने खोल लिया है। अच्छा, इसके अलावा वो सीढ़ियां गिर जाएंगी। हमारा यहाँ मैट का जो था अपना उसका PT1 भी मंजूर हुआ है। पिछले दिनों स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने उसे ठेके पे दे दिया बगैर ऑप्शन के, यानी जिसका PT1 हुआ है हमारे दंगल घर का वो हिस्सा है, ये तो बेचने के लिए बैठे हुए हैं। हमने उसे एहतजाज करके मीडिया की मदद से हमने वो खत्म कराई इनकी। अगर वही केस कर लिया जाए तो ये जेल में होंगे अगर। अच्छा, उसके बाद वहां हमने पहलवानों के ठहरने के लिए जो मुकाबले के लिए दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं या जिनकी कुश्तियां होती है वहां यहाँ बड़े अखाड़े में वो ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए 3 कमरे हमने बनाए थे, वो इन्होंने खुद किराए पे दिए हुए हैं। कभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कोई आदमी रहता है, अभी पिछले दिनों एक आदमी रहता था, अब वो अपना पिछले जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर तब्दील हुआ तो वो अपने चहीते को फैमिली को लेके आया है। वहां बिजली बिकती है, पिछले दिनों ये बिजली पे भी मीटर पे भी वहां लड़ाई थी, बाहर दुकानदारों को रेडी वालों को बेचते हैं। करप्शन किया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा सरपरस्त जो है वो सही हो तो यहाँ बहुत सी तमाम गेमें तरक्की करेंगे, हॉकी तरक्की करेगी, वॉलीबॉल करेगी। ये स्पोर्ट जो है फन पहलवानी ये दम तोड़ता जा रहा है, आपको लगता है कि अगर इस पे मजीद फोकस ना किया गया तो ये कहीं खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं आप? खत्म तो नहीं होगा, बहरहाल ये है कि लोगों में आज भी शौक मौजूद है। मैं मालूम के साथ एक बात करता हूं कि अगर क्रिकेट है, क्रिकेट का बहुत शौक है, आज भी वहां आप मुकाबला कोई क्रिकेट का मैच हो रहा हो आपको आदमी नजर नहीं आएंगे जब तक इंटरनेशनल ना हो। इंटरनेशनल हो तो लाखों लोग इंतजार में होंगे, टिकटें लेने के भी टिकटें नहीं मिलेंगी, बैंकों के बाहर रश होगा। मैं सिर्फ मुल्तान की मिसाल देता हूं, यहाँ मुल्तान के आप सिर्फ मुल्तान के छोटे से छोटे पहलवान का मुकाबला करवा लें और यहाँ हजारों लोग मौजूद होंगे। फिर यहाँ ये है कि हमारे इदारों को भी चाहिए ना तावन करें। जब पहले जमाने में राजे और महाराजे तावन करते थे, उनकी जगह पे अब इदारे आ गए हैं, वापडा है, दूसरा है अपना रेलवे है, ठीक है ना जी, आर्मी है, पुलिस है, और फिर अब जो दूसरे इदारे यानी PHA बना है उसे भी चाहिए हमारी
हेल्प करे, कारपोरेशन है, दूसरे हैं, MDA है, अगर ये करें तो हमारी स्पोर्ट्स बड़ी तरक्की करेगी। और ये जो हमारे हॉस्पिटल है ये वैरान होंगे, जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वैरान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो अब भी अपनी फिटनेस का उतना ही आप ख्याल रखते हैं, ये बताएं। जी मैं तो रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शहर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर के बहुत से बच्चे हमारे क्लब में आते हैं और बहुत जबरदस्त वहाँ आप कभी आए तो एक समा होता है और बहुत बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आप देख के आपका दिल खुश होगा कि आज भी शौक उसी तरह है मगर सरपरस्ती नहीं है। ठीक है हामिद खान, अब मुकाबले नहीं हो रहे, 3 साल हो गए, उससे पहले भी ये सिचुएशन थी या हो रहे थे इंटरनेशनल, यहाँ नेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं? जो सरकारी सत्ता पे मुकाबले हैं वो तो बिल्कुल पिछली 1-2 दहाइयों से ही तकरीबन बंद है, ना होने के बराबर है। ठीक। अपनी मदद आपके तहत या प्राइवेट लोग जो हमारे दंगल और मेले ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं समझता हूँ उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पहलवानी को जिंदा रखा हुआ है, जबकि ये काम उनके साथ साथ ये गवर्नमेंट का भी है। और गवर्नमेंट हमें, अब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, आप बड़े हैरान होंगी ये सुन के। हमारा जो फेडरेशन है पाकिस्तान की, उसका सालाना फंड 15 लाख रुपए है, जो पिछले 3 साल से हमारी जो गवर्नमेंट ये नई आई हुई है माशाल्लाह, उसने वो भी नहीं दिया, वो 15 लाख भी बंद है। जबकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे साथ हमेशा हमारा मुकाबला भी उन्हीं से होता है, उनका फंड साल का 50 करोड़ रुपए है पहलवानी फेडरेशन का। ठीक है, फेडरेशन जिससे वो दंगल कराते हैं, जिससे वो पहलवानों को बाहर टीमें भेजते हैं। हमारा ये हाल होता है कि अगर कहीं बाहर मुकाबला हो तो पैसे नहीं होते, ठीक, और वो पहलवान को कहते हैं कि अगर आपने जाना है तो अपनी टिकट खुद। यानी बजट इतना मुख्तसर है और वो भी ना मिले तो फिर कहाँ ये शोबा आगे बढ़ेगा? बात तो ये है, पैसे के बगैर, स्पॉन्सर के बगैर बिल्कुल खत्म है काम। अब एक ये ज्यादातर गरीब और मुतवस्सित जो तबका है उसका शौक है, और जो है वो एक आम आदमी अपने बच्चे को एक दिन में 2000 या 1500 या 2000-3000 कैसे खर्च करेगा उस पे, जब उसके और बच्चे भी हैं। वो अगर उनका पेट काट के उस बच्चे को खिलाता है तो आगे से वो कहता है यार मेरे बच्चे को मिलेगा क्या। कुछ साल पहले जो आप डाइट ले रहे थे, खुराक ले रहे थे, जब आप दंगल में वर्क भी कर रहे थे, उस वक्त की अगर अमाउंट हम देखते हैं और आज अगर खुराक लेनी पड़े तो कितनी महंगी पड़ेगी? आप क्या? मैं तो कहता हूँ 200% तक महंगी हो चुकी है। जी हाँ, अब ये गोश्त जो के पहलवानी में एक लाजिम जुज़्व है, वो 1400 रुपये किलो हो गया है बकरे का गोश्त। अच्छा जो है, तो पहले जब आज से कुछ साल पीछे चले जाएंगे वो 600-700 रुपए मिल जाता था। इसी तरह बादाम हमारा एक लाजमी चीज है, बादामों की सरदाई जो है ना, वो पहलवान के लिए लाजम मलजूम है। जैसे वो डॉक्टर कहते हैं ना कि जी बच्चे को आप 6 या 7 बादाम रोजाना खिलाएं और इसका दिमाग जो है तेज हो जाएगा। तो ये पहलवानी के लिए बड़ा लाजमी है, ये दिमागी सुकून इसमें बहुत ज्यादा है। सरदाई जो भी बच्चे पहलवानी नहीं भी करते, मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो घर में वो बादामों की सरदाई बना के, गर्मियों में तो हाँ जी, गर्मियों में वो अपने बच्चों को, पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, बच्चा पढ़ने वाला हो उसके लिए बादाम होना बहुत जरूरी है। इसी तरह दूध खालिस आजकल बहुत मुश्किल है मिलना। पहले तो हमारे घरों में पता नहीं कितने किलो के किलो माशाल्लाह पी जाते हैं लोग। जब मैं पहलवानी करता था तो 6-7 किलो डेली पानी की बजाय दूध पीते हैं। हाँ जी, वो सारा दिन हमारी अपने वाले साहब से यही जंग होती थी कि मैंने दूध नहीं पीना, होगा नहीं पानी नहीं पीना, दूध पीना है। अच्छा। तो 6-7 किलो डेली मैं पीता रहा हूँ। तो अब अगर हम अपने बच्चों को देखें तो उनको तो वो किलो 2 भी तो महंगा हो गया है ना। महंगाई के अलावा अच्छा भी नहीं मिल रहा, हम पैसे भी भरने तो को तैयार हैं। घरों में जैसे भैंसे और गाय वगैरह रखी जाती, तो अब तो ये भी खत्म कर दिया ना गवर्नमेंट ने कि नहीं रख सकते आप शहरों में, दही इलाकों में। अब मैं अपने घर से उठ के कहाँ बाहर जाऊं शहर में और वहाँ पे फिर भैंसे रखूं या गाय रखूं और उसका दूध लाऊं, ये बहुत मुश्किल हो गया। अब डिपेंड करना पड़ता है वो दूध वाले पे, वो हमें अब पता नहीं कौन सा दूध पिला रहा है, ये अब कोई समझ नहीं आ रही। ठीक, तो वो खुराक अफोर्ड करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है,
یعنی کہ جو آپ ایک بندہ کھاتا تھا وہ ایک بندہ جو ہے پورے گھر کا راشن کھا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی تھا نا. وہ ایک پہلوان ایسے سمجھے پوری فیملی ہے. ہاں, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ابا پہلوان؟ ہاں جی, میرے والد صاحب بھی پہلوان تھے, دادا بھی پہلوان تھے, اس سے اوپر بھی پہلوان تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اب بچوں میں کوئی بنا یا نہیں بنا؟ بچے ابھی ماشاءاللہ 10 سال کا ہے. اچھا, اس کو ہے شوق؟ ہاں جی, اس کو قدرتی آٹومیٹک جینز میں جیسے ہے, ایک خون میں شامل ہے. وہ روزانہ ہی صبح مجھے اٹھاتا ہے کہ بابا چلو کھاڑے پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو لے جاتا ہوں. 4 کلاس میں ابھی پڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ وہ بھی ایک پاکستان کا اثاثہ ثابت ہو, پاکستان کا نام روشن کرے. اور جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں, ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ فن پہلوانی دم توڑ ہے, مگر جب تک پہلوان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے نہیں لائیں گے تو اور لوگ تو ویسے ہی دور ہو رہے ہیں. ہاں. تو آپ میرے اکھاڑے پہ ابھی بھی صبح کو تقریباً 30 سے 40 بچے ایسے تھے جو بالکل نئے. اچھا. ہاں جی, دلچسپی رکھتے ہیں. ہاں جی, وہ شوقین ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں نا پہلوانی ختم ہو رہی ہے. جب ہم نے بھی سٹارٹ کیا تھا نا تو لوگ کہتے تھے کہ اب پہلوانی کا دور ہی نہیں ہے. ہمارے والوں آپ ان کو کیا کروا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے دور میں چلتا تھا, میلے ٹھیلے دنگل ہو رہے ہیں اور لوگ جمع ہوتے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے اور ذرائع ہی نہیں تھے. ہاں جی, وہ جلوس ایک نکلتا تھا پہلوانوں کا, پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا, ٹانگوں پہ, گھوڑوں پہ. ہر بندہ پوچھتا تھا یار یہ کب مقابلہ ہے اور کس کس کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں اب بالکل ختم ہو گئی ہیں. ایک تو یہ اب تو دوسرے سال سے تو بالکل ہی بند ہو گیا. اللہ کرے کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں. اور میں ایک اور بات یہاں پہ مجھے ایک ذہن میں آ گئی, یہ ہماری کرکٹ ہے, ان کے ماشاءاللہ جو اللہ ان کو اور ترقی دے, ان کے فائنینشلی جو پلیئر ہیں بہت سٹرونگ ہیں. بالکل برعکس دوسری گیموں کے نا, ان کے مقابلے تواتر سے ہو رہے ہیں, کبھی بھی نہیں رکے. آپ دیکھ رہی ہیں بغیر تماشائیوں کے وہ کھیل رہے ہیں, ان کو گورنمنٹ پے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ایک پہلوان ہے یا کوئی دوسری گیم ہے ان کی تو پابندی ہے. ٹھیک, ان کو تو ویسے ہی کرونا SOPs. WWF کی بھی جو ہے میرا خیال ہے ریسلنگ آج کل بند ہے, آئی تھنک بند ہے. جو دیکھا کرتے تھے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, اور شاید میں بھی کسی چینل پر آ رہے ہیں, کیونکہ پہلے فوراً وہ چینل آ جاتا تھا اور ہم لوگ دیکھ لیا کرتے تھے, شاید کہیں بیک پر ہے. تو وہ جو ہے وہاں ہم جب ہمارے پہلوان یہی سب کچھ کر رہے ہیں تو کچھ سہولیات کی ہے ضرورت, کہ سہولیات جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ جو جہاں دنگل کیا جاتا ہے تو وہاں کی سہولیات کی کمی ہے. اب پھر بات وہی ہو جاتی ہے, وہ لوگ سننے والے بھی کہیں گے رونا رو رہے ہیں اپنے پہلوان. ابھی بھی وہ مقابلے ہو رہے ہیں بغیر تماشائیوں کے. ٹھیک ہے. اب وہ ٹی وی پہ جیسے کرکٹ ہو رہی دوسرے, ان کے نا ایک مسلسل, اور ان کا پہلوان لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں ہے اور ڈالروں میں ہے. وہ اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہے ادھر. اور لیکن اب ان کو بھی کچھ ڈرامے بازیاں کرنی پڑ جاتی ہیں. ہاں جی, وہ پہلے والی ریسلنگ نہیں رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ نا اب ایک بالکل نا جیسے ہماری عام زبان میں نورا کشتی ہوتی ہے نا, اب وہ ادھر چلے گئے ہیں. کمرشل ہو گیا کام. پہلے سے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ آج میں نے جیتنا ہے, آج اس نے جیتنا ہے, آج فلان. یہ ہر گیم میں آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہے کہ یہ جو گیم ہے یا یہ سپورٹ فن پہلوانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اور ثقافت اگر کسی قوم کی ختم ہو رہی ہو یا معدوم ہو رہی ہو تو یار اس قوم کی اپنی شناخت ختم ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو دوبارہ لے کر آنا ہے. تو ہم اکھاڑوں پہ بات کرتے ہیں, اس پر کتنا ضروری ہے ورک کرنا اور کیا سمجھتے ہیں. پہلے تو میرے خیال میدانوں میں ہو جاتی تھی, کچھ اسپیشل اکھاڑے ہوتے تھے یا جگہ بنائی جاتی تھی یا ورک کیا جاتا تھا, تو کچھ زیادہ خرچہ ہو جاتا. کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. پہلے ملتان میں کوئی 50-60 اکھاڑے موجود تھے. ٹھیک. مائیں صبح بچوں کو اٹھا کے اسکول جانے سے پہلے کہتی تھی کہ جاؤ کھاڑے ورزش کر کے آؤ. ٹھیک ہے. یا گراؤنڈ جاؤ, گراؤنڈ میں کہیں رننگ کر لو, کوئی ایکسرسائز کر لو. اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اکھاڑے بھی ختم ہوتے گئے آہستہ آہستہ. دوسرا یہ جو ہماری کالونیوں میں ایک پارکس وغیرہ موجود ہیں, میرے بھی گھر کے سامنے ایک پارک موجود ہے. اب ہماری بدقسمتی ہے, سوچنے والے پتہ نہیں اوپر سے کیا کہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں, ریالٹی کچھ نہیں ہے. وہاں پہ بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. اب میرا بچہ
6 किलोमीटर दूर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके खेलेगा, घर के आगे वाले ग्राउंड में नहीं खेल सकता। ना वो वहाँ फुटबॉल खेल सकता है, ना वॉलीबॉल खेल सकता है, ना क्रिकेट खेल सकता है, ना कबड्डी खेल सकता है। ठीक है, वो क्यों? घास खराब होगा, पौधे खराब होंगे। ये मैंने पहले भी एक हमारा महकमा है माशाल्लाह PH, उनको मैंने एक सजेशन दी थी, आप 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर दें एक, हाँ जी, एक प्ले ग्राउंड को कह दें, हाँ जी। और पहले हुआ करता था, हर घर के बाहर प्ले ग्राउंड हुआ करते थे, और लोग जब ठीक है अब आबादी में इजाफा हो गया, शहरी आबादी में इजाफा हुआ है, तो अब वो प्ले ग्राउंड नहीं रहे पहले वाले। बिल्कुल खत्म है। हाँ। तो ये बच्चों में ना ये चीज खत्म हो गई है। तो डरपोक भी तो हो गए हैं बच्चे, या पेरेंट्स डर गए हैं। मैं वही पूछ रही थी वक्फे में, मैंने कहा क्राइम बढ़ गया है, क्या है यार? पहले बच्चे जाते थे स्पोर्ट देखने, खेलते नहीं थे पर देख रहे होते थे, अब तो वो भी रुझान नहीं है ना। बिल्कुल, वो माएँ डर के मारे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती। वो घर बैठे बैठे उनकी एक ज़हन जो है वो बिल्कुल सेट हो जाता है कि हमने बस यही हमारी दुनिया है, बस बाहर जो हो रहा है उससे उसको कोई गर्ज नहीं है। और स्पोर्ट्स तो बिल्कुल खत्म हो गई। आप घर में क्या, अब हमारे घरों के सहन ही नहीं है, तो वो कहाँ खेलेंगे? घर में भी बच्चे नहीं खेल सकते। ऑनलाइन हो गए ना, पबजी खेल लिया, दिमाग बड़े तेज हो रहे हैं ऐसे बच्चों को, पता नहीं डल कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं आप, मखसूस गेम खेल रहे हैं, कहीं क्राइम में मुझे लगता है इजाफा हो रहा है, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं आपस में हम लोग। तो ये गेम्स जो हैं, हम ये नहीं देख रहे कि जो गेम खेल रहा है बच्चा, GTA की बात कर लेती हूँ यार, उसके बहुत सारे GTA 1 है, 2 है, 3 है, पता नहीं 4, पर बच्चों को बहुत सारा पता है। 6 मैंने GTA 6 लेनी है, जैन मुझे कह रहा था। तो GTA में यार क्या होता है, एक जो है निग्रो सा बंदा जो है वो भाग रहा है और वो गोलियां मार रहा है और वो क्राइम कर रहा है और पुलिस उसके पीछे है, तो पता नहीं बच्चे क्या सीखेंगे, क्या असर पड़ेगा दिमाग पर, इस तरह की गेम। तो ये हेल्दी एक्टिविटीज थी, लड़ना भी है तो अखाड़े में लड़ना और एक पॉजिटिव वे से लड़ना है। तो क्या जहन में आता है, ये मैं मोहम्मद वासिफ साहब से पूछती हूँ, इतना अर्सा कुश्ती भी लड़ते रहे, तो क्या जहन में होता है कि हमने बदला लेना है, क्या क्या चीज़ होती है जिसको आप लेके आगे चल रहे होते हैं? कितना पॉजिटिव है अगर हम फन पहलवानी की बात करते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। ये असल में मुकाबला जो है ना, वो जो पहलवान जो होता है ना, वो पहलवान सिर्फ अखाड़े में ही होता है, ठीक है, उसके बाहर नहीं है। हाँ, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, जहन में नहीं है, जहन में भी नहीं आता। हाँ, कि किसी से बदला भी लेना, किसी से बदला लेना है तो अखाड़े में ही लेना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि पहलवान जो है ना वो वली होता है, शरीफ आदमी होता है। अगर वो किसी, ये तो पहलवानी को बदनाम किया गया है, किसी बदमाश, ये जी पहलवान है, ये फलां है, मूवीज में दिखाया जाता था माजत के साथ। पहलवान तो अगर मिसाल के तौर पे जिसने इतनी 3000 डंड 3000 बैठक लगानी है, उसके बाद सुबह 3-4 किलोमीटर उसने दौड़ लगानी है, उसके बाद एक्सरसाइज, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग भी करनी है, फिर जोर भी करने हैं दूसरे पहलवान के साथ, तो वो 1 घंटा या आधा घंटा लेट सो जाए रात को, तो वो ये सारे काम कैसे करेगा सुबह? बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पे एक उंगली पे या पांव पे थोड़ा सा एक सुई लग जाती है, तो उसके बाद वो नीचे हाथ रख के या वेट लिफ्टिंग कैसे करेगा? पहलवान जो है ना वो नहीं कुछ कर सकता पहलवानी के अलावा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर वो गलत चीज नहीं खाएगा। अगर गलत चीज खा ली है उसने, यानी अब इसके बाद दूध पीना है उसने, अच्छा फिर घी भी पीना है, गोश्त भी खाना है, फिर उसने फल भी खाने हैं, फिर फ्रेश जूस भी पीना है, तो वो ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो बात यह है कि हमने अपने बच्चों को भी लाना है, अपनी इस सकाफत की तरफ मूव करके लेकर आना है। वैसे घर में बच्चे आपस में कुश्ती लड़ रहे होते हैं, हम कहते हैं लड़ो आपस में, तो टेक्निकल अगर तौर पर अगर उनको सिखाया जाए और इस तरह जो है बच्चे आए तो सेहत तो बेहतर हो जाने यार। अच्छी डाइट, ठीक है, वक्त पर सोना, आप ये देख लें जैसे आप बता रहे हैं कि रात को हमने वक्त पर सोना है, अच्छी डाइट भी लेनी है, खुराक भी अच्छी लेनी है और एक्सरसाइज भी है। ये 3 चीजें जो है वैसे भी फिटनेस के लिए बहुत ही जरूरी है और फन पहलवानी में यही चीजें मिलती हैं। आप जिस बच्चे की सेहत बेहतर होगी, उसका दिमाग बेहतर होगा, उसके तालीम पे उसका असर पड़ेगा, उसकी तालीम बेहतर होगी, उसकी सोच बेहतर होगी, वो हमेशा मुस्बत ही सोचेगा।
जो कुछ नहीं कर सकता उसने ही उल्टा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को नहीं जाने देते, कहते हैं टाइम कहीं जाया होगा। ये अब स्कूल तो कॉलेज बंद है, अब तो मजबूरी है। जब ओपन थे तो यही हाल था, जब बच्चे स्पोर्ट में या कोई भी किसी तरह के स्पोर्ट में हिस्सा लेते या पार्टिसिपेट, तो नहीं यार नहीं लेना। हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत मतवा ऐसे ही किया, यार नहीं टाइम जाया नहीं करो। तो ये अक्सर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि वक्त जाया होगा। तो कितना जरूरी है वाकई, एजुकेशन पे फर्क पड़ता है, क्या कहते हैं इस हवाले से? हामिद आपसे जानते हैं। आप सुबह मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां से जब आएंगे फिर कारी साहब आए होंगे, बिल्कुल कारी साहब से पढ़ के फिर उनका ट्यूशन का टाइम है। उनके पास शाम को कोई 1-2 घंटे उनको थोड़े रिलैक्स के लिए होना चाहिए। आप उनको कोई तफरी ऐसी दें जिससे वो सारे दिन की जो मेंटली थकान है ना उसको खत्म करें। अगले दिन के लिए वो फ्रेश होगा, दोबारा से अच्छी पढ़ाई करेगा। आप जब उसको रात तक ही एक बैलगाड़ी की तरह चलाएंगे ना, तो अगले दिन उसकी तीसरे दिन चौथे दिन वो बिल्कुल निल हो जाएगा। इसी तरह हमारे स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है कि आप मुसलसल बर्डन डालते जाएंगे 6 दिन के बाद वो बच्चा बिल्कुल फारिग हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही है, आप कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह लेके चलें। बच्चों को जरूर 2 घंटे जो है, मैं ये नहीं कहता हमारे अखाड़े में ले आए, या कम से कम ग्राउंड जरूर ले जाएं और उनका मुकाबले करवा दें। अच्छा, फन गेम करवा दें। एक सवाल किया था मैंने, जो अब मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने पूछा था कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपने कहा था अच्छा किसी को बता देना कितनी मेहनत करते हो, वो भाग जाएगा, वो आएगा भी नहीं इस साइड पर। तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना बड़ी जगह पे, ऊंची जगह, ऊंचे मुकाम पे पहुंचने के लिए तो बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो हमारे वाले साहब कहते थे जितनी आप लोग कर रहे हो ना, तो आप पहलवानी की छत पे नहीं जा सकते। अच्छा। यानी कि अरूज पे नहीं जा सकते। ठीक है। आप सीढ़ियों में रहोगे। हाँ। मैं कहता हूँ वो सीढ़ियों से भी, अब तो हम नीचे फ्लोर पे रहेंगे अगर उस पर मेहनत करेंगे। तो ये कम से कम हमारी जो है इंटरनेशनली मुकाबले जीतने के लिए ना, अब तो बहुत सारी ट्रेनिंग साइंटिफिक आ गई हैं, मगर ना जो बेस है हमारी, वो कहते हैं बुजुर्ग 3000 बैठक उठक बैठक, ठीक है, और 3000 बाजों के डांड हम करते हैं ना, वो तो कहते हैं ये हो तो बच्चे को आगे 3000। हाँ जी, 3000 दंड लेने हैं। हाँ जी, 3000 उठक बैठक करनी। हाँ। उसके बाद कुछ 4-5 किलोमीटर की रनिंग है। यहाँ 100 क्या 10 पे हम ढे हो जाए। हाँ जी, नहीं वो क्या वजह है ना, वो पहले दिन तो 3000 नहीं करने ना। हाँ जी, हमने पहले दिन 10 करने हैं। अब 10 कुछ भी नहीं है। अगले दिन हम अपने बच्चे को कहेंगे यार कल 10 किए थे, आज आपने ना 15 करने। ठीक है, वो 10, 15, 20 ऐसे करते करते ना चले हम हजार तो तक पहुंच गए। आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी बढ़ानी होती है। ये नहीं कि एक ही दिन कहना 100, और ऐसे 100 हुआ और एक बच्चे की डेथ भी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये काम नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों में आपस में मुकाबला हो जाता है, मगर उनको सिखाया जाता है कि आपके लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना। वो खुद जब वो 100 कर लेगा ना, वो कहेगा वो फलाना बच्चा तो 200 कर रहा है। अच्छा, तो क्यों ना। मेरा भी ऐसे ही था शुरू में, मेरे बड़े भाई वो 3-3 हजार से भी ऊपर जाता, तो मुझे भी शौक होता था। मैं कहता ये इतने कर सकता तो मैं क्यों नहीं, और सारे घर की तवज्जो भी उस पे होती थी। और मैं ऐसे जैसे ना एज एक्स्ट्रा प्लेयर होता है ना साथ में, वो था। ठीक। तो मैं मगर उसको देखता था, मैं कहता इससे ज्यादा मैं एक्सरसाइज करूं। रुस्तम में पाको हिंद बने आप माशाल्लाह। तो ये एक्स्ट्रा प्लेयर कैसे बन गया, मुझे ये बताएं। आप यकीन करें कि हमारे घर में जो जारी बात है, बड़े बच्चे की वैल्यू ज्यादा होती है। बिल्कुल। वो आज मेरे भी बच्चे हैं तो मुझे पता है कि बड़ा बच्चा माँ बाप को ज्यादा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो मेरा बड़ा भाई शाहिद खान, वो घर का बड़ा था, तो सारा माँ बाप, चाचे, ताए, मामे, सबका फोकस उस पे था कि हमारे खानदान को ये आगे लेके जाएगा। ठीक। माशाल्लाह उसने बहुत इंटरनेशनली एशिया में 5वां नंबर भी उन्होंने लिया। तो 5वां बहुत अच्छा नंबर है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी के लिए। और उनको देख के ना मुझे शौक होता था, नहीं मैं भी कुछ करूं। मैं पढ़ाई के साथ साथ ना मैंने भी ग्रेजुएशन की, फिर लॉ में भी तालीम हासिल की, मगर मुझे शौक इधर ही था। दिल दिमाग जो है ना कहता था कि मैंने ना एक बड़ा पहलवान बनना है, एक फेमस आदमी बनना है। तो अल्लाह ने फिर वो, मेहनत इतनी नहीं थी, मगर आजकल के लोगों से बहुत अच्छी मेहनत थी। फिर अल्लाह ने ऐसा काम किया कि इंडिया के पहलवान को हरा के
اور مجھے یہ ٹائٹل نصیب ہوا. اور میں یہ بڑا دلچسپ واقعہ ملتان میں ہی یہ ٹائٹل ہوا 2008 کی بات ہے. ہمارے 5 پہلوان پاکستانی تھے اور 5 انڈیا سے آئے ہوئے تھے. بالکل. اور سب سے جو بڑا جوڑ تھا نا وہ میرا تھا. ابھی ملتان کے جو یعنی کہ پاکستانی 5 تھے نا وہ پہلے 4 ہار گئے. اب وہ پریشر ان کا بھی میرے اوپر تھا کہ یار وہ ہار گئے تو میں کہاں بچوں گا. آپ کو عزت رکھ لو. ہاں نہیں میں نے بھی نہیں بچنا بھائی. وہ 4 جو ہار گئے اتنے مقابلے انہوں نے بہت اچھے کیے مگر وہ ہم سے پوائنٹ لیول پہ بہت اچھے تھے. تو میرا بھی مقابلہ بس شروع ہو گیا. ایک لڑکا ان میں تھا وہ ظاہری بات ہے وہ دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے کہ انڈیا سے کون سے پہلوان ہیں. یہاں کا جو پہلوان ہو اس سے تو بندہ واقف ہوتا ہے نا جی فلاں سے میری کشتی ہے. اس کے داؤ بھی پتا ہوتے ہیں کہ اس نے یہ اس کا خطرناک داؤ ایسے بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو تو وہ بالکل بلائنڈ کام تھا. بس سامنے آیا اور شروع ہو گیا مقابلہ. آدھا گھنٹہ مقابلہ رہا اور اس نے ٹھیک ٹھاک مجھے جو ہے نا لتاڑا. ٹھیک ہے. ہاں تو نا ہمارا یہ 14 طبق روشن بالکل روشن. تو وہ یہ تھا کہ آدھا گھنٹہ جب مقابلہ ہو گیا نا تو انہوں نے کہا اب جو بندہ پوائنٹ لے لے گا. پوائنٹ سے مراد ہوتا ہے کہ پکڑ کے نا نیچے جو بٹھا لے گا یعنی کہ کمر پکڑنی تھی. ٹھیک ہے. اب کمر لگانے والا ختم ہو گیا تھا یعنی کہ کمر جس نے پکڑ لی گھٹنے زمین پہ لگوا لی وہ جیت جائے. ٹھیک ہے. میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کہ میں کہ یا اللہ اپنے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں شہر کے دوست رشتہ دار اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی نا عزت رکھوال. بس وہ جو 5 منٹ تھے نا درمیان میں وقفہ تھا اس میں بس میں ہمت پکڑی. وہ مجھے کوئی یہ داؤ بتا رہا ہے کوئی وہ بتا رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بس میں صرف ایک ہی اللہ سے اندر میں کر رہا تھا. ان کو تو ہاں ہوں کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آپ یقین کریں ایسا داؤ میں نے لگایا اللہ کی مدد سے وہ چاروں شانے چت ہو گئے اور میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں اور پھر وہ ترانہ بج رہا ہے اور وہ خوشی اور وہ انعامات ملنا. وہ پیسوں کی بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب پیسہ ملتا ہے. تو وہیں پہ ڈی سی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے مجھے 50,000 کا انعام اناؤنس کر دیا اور بہت سارے لوگ. سب سے بڑا انعام تھا وہ کندھوں میں جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ہاتھ اوپر ہوتے ہیں اور ٹرافی اور وہ بڑا مزہ. آپ کتنا مس کرتے ہیں اس چیز کو. آپ کرتے ہیں وہ مقابلے نہیں ہو رہے جی مس والی بات کندھوں پہ اٹھانا اور نعرے لگانا ساڈا پہلوان جو بھی ہے حامد خان زندہ باد. کچھ دن پہلے نا ایک میلہ تھا کرونا سے پہلے یہ جنوری میں. ہاں تو وہاں پہ میں گیا دیکھنے کے لیے. تو آپ کو پتا ہے جو پہلوان کی کشتی ہوتی ہے اس کی ویلیو ذرا بھی نہیں ہے. اب میں وہاں بیٹھا ہوں میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا جیسے عام تماشائی ویسے میں بھی بیٹھا تھا اور اندر سے میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہم نے اتنا کچھ کیا. ہاں کہ جو ہاں جی ایون کہ آپ کا نام ہی کوئی نہیں لیتا جب تک آپ کی کشتی نہ ہو آپ کا مقابلہ. جب تک آپ ان رہتے ہیں تو آپ کو لوگ یاد بھی رکھتے ہیں. جب آپ اس فیلڈ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں کون حامد تھا کہاں تھا کیا کیا اس نے. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور حامد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو بات یہ ہے کہ جب تک پلیئر جو ہے فیلڈ میں ہے تو نام ہے پوسٹر چھپ رہے ہیں تو یاد رکھتے ہیں لوگ لیکن جیسے ہی وہ آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. محمد واسف خان کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. باقی بھول جاتے ہیں لوگ. اتنی محنت کی اپنوں کے لیے اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے اور اتنی چوٹیں یہ کوئی آسان کام نہیں. خوراک علیحدہ ہے ڈنڈ ہے ایکسرسائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گیم ہے یقیناً ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور اس کے بعد لوگ آپ کو یاد نہ رکھیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مجھے یہ میں بلکہ پوچھتا ہوں کہ کیا کڑبل خان کو کوئی کون نہیں جانتا. شاہ نواز خان کو آج مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کون نہیں جانتا. حیات اللہ خان کو کون نہیں جانتا. زمن خان پہلوان کو کون نہیں جانتا. یہ آنے والے نسلوں تک یہ جو ہے نا لوگ زندہ ہیں. اور مگر یہ ہے کہ جو پہلوان جو ہے نا وہ خود جو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں اکھاڑے میں اتروں یا رنگ میں جاؤں اور مقابلہ کروں وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ شائقین میں بیٹھتا ہے پھر اپنے بیٹے کو لے کے آئے. خود شائقین بننا کیسے لگتا ہے. نہیں خود شائقین بننا کیسے لگتا ہے. چلیں آپ کو ایکسپیرینس ہوا جب خود کھیل رہے تھے اور جب خود بیٹھے دوسروں کی دیکھنے تو کیا محسوس. زمین اور آسمان کا فرق تو ہے.
हाँ। जो रिंग यानी आदमी जो मैदान में होता है उसका एक अपना मजा होता है, अपना एक वलवला होता है अंदर, फिर बस आखिर बुढ़ापा तो आना ही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आदमी एक नेचर की तरफ, मौत की तरफ जाना है सबने। इतनी जल्दी तो नहीं जाना, अभी आप क्या एज है, अभी तो कोई एज ही नहीं है। तो आप बताएं यार क्या है हामिद, वाकई ऐसा होता है? वो बंदे का, प्लेयर का जो दिल और दिमाग है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता ठीक कि नहीं मैं वो ही हूँ। ठीक है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती है। यूथ में आप कुछ होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो ताकत, वो स्टेमिना, वो पावर, वो आपकी जैसे जैसे आप एज के साथ हाँ जी बढ़ते जाते हैं ना, हाँ। 40 के करीब आप पहुंचते हैं ना, हाँ। तो वो चीजें जो 30 वाली होती है ना, वो नहीं आ सकती। स्पोर्टमैन कभी बूढ़ा तो होता नहीं, आप ये तो मानते हैं। स्पोर्टमैन अपने आप को इतना फिट रखता है, डाइट पे फोकस, एक्सरसाइज है, तो आप तो माशाल्लाह उम्रें भी कहते हैं ज्यादा होती हैं। हाँ जी, वो इसका ये है ना कि आप जैसे ही फिर वेटरन में आ जाते हैं, 40 साल से ऊपर के जो मुकाबले हैं लोग लड़े, आप 40 साल वालों से ही लड़े, ठीक है। तो आप 40 से 50 के दरमियान जब हैं तो वो पूरी दुनिया में ये मुकाबले होते हैं। ठीक है, अपनी एज के हिसाब से हाँ जी, लड़ेंगे आप। हाँ जी। ठीक है। वो ये नहीं कि मैं 20 साल वाले से लड़ूं और उससे मैं कहूँ कि मैं जीतूं, ये फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इसमें फिर चोट के भी चांसेस हैं। ठीक है। तो ये है कि फिर 40 साल वाले से तो पूरी दुनिया में कहीं भी छोटे खाएं। बस मैं ये कहता हूँ कि ये एक पहलवान का, एक प्लेयर का जेवर। ठीक है। और कोई हड्डी ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो सलामत हो, सारी ही तकरीबन हाँ कुछ ना कुछ किसी न किसी ज्वाइंट को जरूर हुआ है, क्योंकि 25 साल की एक सर्विस है। ठीक है। और एक साल में अगर 2 भी चोटें लगे हों हाँ। तो 50 चोटें तो चोटों के बगैर तो है ही नहीं। ये जो हाँ पहलवानी, ये बहुत सारी और भी गेम्स हैं, उसमें भी आपको चोटें लगती हैं। फुटबॉल है, उसमें आपको लग रही होती है। हाँ जी, ये क्रिकेट में बॉल लगने से कई प्लेयर बेचारे फौत हो गए, मर गए, और हड्डी टूट जाती है, जबड़ा टूट जाता है। ये फुटबॉल में भी है, वो किक मारने लगा, दूसरे ने रोका तो उसकी पिंडली टूट गई। तो ये चोटें तो हैं ही है ना। वो एक ओलंपिक का प्लेयर जैसे ही आया ना, उसने जंप की, जिम्नास्टर था। हाँ। वो पहले जंप में ना उसकी वो ये पिंडली टूट गई, तो वो रोई जा रहा है। उन्होंने कहा यार चुप कर जाए, इतना दर्द तो नहीं हो रहा। अब तो हमने, वो कहता है मैं दर्द से नहीं रो रहा। हाँ। वो जो मैंने मेहनत की थी ना मेडल के लिए, वो मैं रो रहा हूँ। वो जो 4 साल मैं जागा था ना, मेरा वो खत्म हो गया काम। मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये टूट गई है, ये दर्द है, ये जो भी है ना, मुझे वो चीज। प्रोग्राम खत्म होने वाला, लास्ट में ये मोहम्मद वासिफ साहब से ये पूछना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम में आप ये बताएंगे कि इस शोबे को, इस गेम को जिंदा कैसे रख सकते हैं, वापस कैसे ला सकते हैं इसकी तरफ, लोगों को क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें ऐसा है जी, हमें जो है ना बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब पे। प्लेयर हैं और पाकिस्तान में प्लेयरों की एक, और उनके शायकीन की स्पोर्ट्स के बड़ी एक तादाद है, और हम सब की ये उम्मीदें थी कि अब मुल्क में स्पोर्ट्स जो है ना बहुत हमारा मुल्क आगे जाएगा। और उसी तरह, बल्कि हम जिस तेजी से हमारी उम्मीदें थी उसी तेजी से वापस आ रही हैं। हमने कोई तरक्की नहीं की, स्पोर्ट्स के लिए कोई बेहतरी नहीं हुई। हत्ता कि इससे पहले जो कंट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे थे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में 9 गेमों के कोच थे जो बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके और अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग देते थे, उन्हें भी निकाल दिया गया है। ठीक है, यानी स्कूलों से, कॉलेज से भी गेम्स को खत्म कर दिया गया है, यही कहा जा सकता है। जब ट्रेनर भी नहीं होंगे तो सीखेंगे कहाँ से, कौन उनको सिखाएगा? हम जाके, हम लेक्चर देते थे कॉलेजेस में कि इसके फायदे क्या हैं स्पोर्ट्स के, बच्चे की यानी उसके तालीम पे क्या असरात हैं, उसकी सेहत पे, उसके माशरे पे। जरूरत है हर तरह के स्पोर्ट को पर फोकस करने की जरूरत है। जब रवायती खेलों की बात करते हैं तो अपनी रवायत को आपने ही जिंदा रखना है, इस पे आपने ही फोकस करना, तो इसमें रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है। जी एक बात मैं आपके इस प्रोग्राम के, हाँ जी बिल्कुल, हमें ये जो माशाल्लाह आपके पास भी बहुत सारे कंपनियों उसके लोगो और लोकल हमारे कंपनियां हैं, ये अगर सिर्फ ये हमारा ताउन करना शुरू कर दें तो कोई भी स्पोर्ट जो है नहीं मर सकती, जिंदा रहेगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान, आप तशरीफ लाए। मोहम्मद वासिफ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन, आयशा को देंगे इजाजत, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।